जरूरत ही ना पड़े। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के सीआरपीसी और आईपीसी में ऐसे प्रावधान नहीं है कि इन कम्युनल राइट्स को और राइट करने वाले लोगों को रोका जा सके? है, लेकिन अगर बिल लाया जा रहा है और बिल से हो जाएगा, मैं जानता हूं जज्बात से काम नहीं है। देखो एक बात आपको बता दें, यही जो है ना कि मानसिकता न बदली जाए, गुड़ से परहेज हो लेकिन गुलगुलों से परहेज न हो, मानसिकता न बदलो और दंगे रुक जाएंगे। ये वायरस है, ये वायरस है, ये वायरस है, ये वायरस इतना जबरदस्त है कि आप समझ नहीं रहे हैं। लोग मोबाइल के अंदर क्या लगा रहे हैं, कॉलर ट्यून क्या बनाते हो? ये सेकुलर मुल्क है, क्यों कॉलर ट्यून बनाते हो धार्मिक आधार पर? ये वायरस है जिसका असर है। पर वो तो आपको जो है संविधान में उस बात की इजाजत है भाई, अपने जो है वो जो नमाज रोजा है या पूजा पाठ वो सब करो ना, लेकिन काहे के लिए 24 घंटे? मजहबी आदमी क्रिमिनल नहीं हो सकता। ये किसने कह दिया कि भाई कोई अगर अपने मजहब के खिलाफ क्रिमिनल हो सकता है? कहना इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। ये माइती अधिकार कानून लागू हुआ, फूड बिल आया, उससे उसकी भूखमरी तो पता, करप्शन माइती अधिकार से नहीं चला गया, एक्सपोज हुआ। भूखमरी नहीं चली गई, कम से कम कुछ प्रावधान बने। हम चाहते हैं कि हिफाजत, सिक्योरिटी, बराबरी के लिए ये बिल आए। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी शक्ल में इसको पास करो, हम आम आदमी का लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप लाओ, पूरे उसको डेमोक्रेटिक फोर्स से पूरा निचोड़ो, करो, बदलो, अमेंडमेंट करो, मगर प्रोसेस को शुरू करने में आप सपोर्ट दीजिए सर। तो कह दिया हमने, तो उस पर क्वेश्चन भी लगा दिए हैं। अफजल साहब, हिंदुस्तान के हर एक शहरी को जो है वो हिफाजत का, उसका एक कहा जाए बराबरी का भी हक है, उसको हिफाजत मिलनी चाहिए, सुरक्षा, सिक्योरिटी उसकी होनी चाहिए सबको, हर एक शहरी की बात हम कर रहे हैं। अब ये जो है ये लोगों में यकीन बन जाए, जो बहुसंख्यक है वो भी और जो अल्पसंख्यक है वो भी, उनको सबको लगे कि नहीं हम सिक्योर हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी हुकूमत है, चूंकि आपकी पार्टी की हुकूमत है। मैं एक बात, छोटी बात कहना चाह रही हूँ कि हमारा जो रिकमेंडेशन ये भी था कि ये कानून जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो सब जगह। और नहीं, मेरी बात जरा पूरी तो होने दीजिए। उसमें 370 दखल नहीं देता। अगर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, जिसमें कांग्रेस एक हिस्सेदार है वो सरकार में, अगर वहां पे एक रेजोल्यूशन टेबल करके प्रेसिडेंट को भेज देती, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक अ रिकमेंडेशन टू इंडियन पार्लियामेंट दैट दिस बिल अप्लाइज ऑल्सो टू JNK। ये हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है कानूनी स्तर पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से। तो मैं मानती हूँ वहां पे भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे भी बौद्ध और कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक है। हम चाहते हैं सबको फायदा मिले इसका। जी प्लीज। देखिए, पहले तो मैं आपका जवाब दूं। आपने बहुत अहम सवाल किया कि सेंटर में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी तो नहीं है, लेकिन हमें बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनकी सरकार है। हमारी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रही है। पहले दिन से हम लोग यहाँ तक के जो दंगे से पहले जो माहौल था उस पर बार बार एडवाइजरी जा रही थी, बार बार चीफ मिनिस्टर से बात करके की जा रही थी। उसके बाद जो कुछ हुआ, इनएक्शन जो हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन भी है, जिसको मैंने कहा ब्यूरोक्रेट्स भी इसके अंदर पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, पॉलिटिशियंस के साथ साथ, और उन्होंने उनको मजबूर नहीं किया, वो भी जिम्मेदारी है। हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। आज अभी आपके जरिए से ये बातें पता लग रही हैं कि लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, जबकि अभी सरकार ने वहां ऐलान किया कि 1800 लोगों को 5-5 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम, आप वहां थी, आपको ज्यादा पता होगा। इसी तरह जो मरने वालों को 10-10 लाख मिला या नहीं मिला हमको नहीं मालूम। हमें तो ये अखबार में खबर पड़ी कि साहब वहां पर दे दिया गया। कई लोगों को मिला, सबको नहीं, कुछ लोगों को, कई लोगों ये सब इस सब को हाईलाइट करने की जरूरत है। और जहां तक बिल का ताल्लुक है, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बिल लाने में हम लोग संजीदा हैं। होम मिनिस्टर इस सिलसिले में बयान दे चुके हैं और हमारे अक़लियती उमूर के जो वजीर हैं रहमान खान साहब, वो मुसलसल इस काम पर लगे हुए हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में भी हम बहुत सारे बिल, हमारा वक्फ का बिल बहुत अरसे से पड़ा हुआ था और उसके लिए हर हफ्ते, हर सेशन में हम लोगों को लड़ना पड़ता था। और हम नहीं, हमारे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग, सेकुलर लोग, जिनका नाम मीम अफजल या दूसरे नहीं है, वो लोग भी जाकर के कहते थे कि वक्फ बिल लाइए। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कभी कभी तो बहुत सारी चीजें टॉप प्रायोरिटी पे करनी पड़ती हैं। कुछ चीजें जो है वो जाहिर है कि वो सोचते हैं कि अगली हिफाजत का मतलब भी जो है टॉप प्रायोरिटी, तो ये टॉप प्रायोरिटी पर आज हमारा ये बिल है, लेकिन हमें इसमें सारी पार्टियों का सहयोग भी चाहिए। मेरा ख्याल के सब लोगों ने जो है अपनी अपनी तरफ से बात रखी है। जाहिर है हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक शहरी को हिफाजत की जरूरत है, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये उसका संवैधानिक हक भी है और उसे वो मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप सबको, जहां एक तरफ आम लोगों को, जहां पॉलिटिशियंस को, सोशल वर्कर्स को, वहीं मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हम में से हर एक आदमी को जिम्मेदारी निभानी होगी और हुकूमतों के ऊपर प्रेशर बनाना होगा ताकि जो जरूरी कानून है वो बन जाए, ताकि मुल्क जो है वो हिफाजत में रहे, इसके शहरी हिफाजत में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।
पेश करने में ताउन किया। जिंदा तिलिस्मात तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात की जांच के लिए यूपी हुकूमत ने दी कमेटी तश्कील, 18 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा। दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी की करेगी हिमायत, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा खत। वसुंधरा राजे हलफ लेते ही आई हरकत में, चीफ सेक्रेटरी डीआईजी समेत आला हुक्काम के तबादले के फरमान किए जारी। और अमेरिका में सिफारतकार की गिरफ्तारी के मामले पर हिंदुस्तान नाराज, अमेरिकी सफीर को तलब करके एहतजाज दर्ज कराया। और खबर तफसील से। कांग्रेस ने दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की हिमायत की पेशकश की है। कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस सिलसिले में एक मकतूब भी रवाना किया है। उधर केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से कल सुबह मुलाकात करने वाले हैं। योगेंद्र यादव ने यह इत्तला मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके पार्टी का मौकफ उनके सामने रखेंगे। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखती और न ही इस तरह के हरबे का हुकूमत साजी के लिए इस्तेमाल कभी करेगी। 8 दिसंबर का दिन है और आज का दिन दिल्ली की सियासत थमी है और थमी है सियासत पर तायराना नजर रखने वालों की भी। हुकूमत की तश्कील के मामले पर बीजेपी अपना मौकफ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के सामने रख चुकी है। अब नजीब जंग ने दूसरी बड़ी जमात आम आदमी पार्टी को बुलाया है। उपराज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। उन्होंने हमें कहा है कि आइए बातचीत कीजिए। हम एक चिट्ठी लेके उनके पास जाएंगे और मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है कि संवैधानिक अथॉरिटी को चिट्ठी जारी करने से पहले, उनसे मिलने से पहले चिट्ठी का मसविदा हम आप सबके सामने डिस्कस करें। उनके देने के बाद उनकी एक मर्यादा है उपराज्यपाल के पद की गरिमा की। हम जैसे ही चिट्ठी उनको देंगे उसके बाद वायदा है आपसे आके बात करेंगे, आपको उस चिट्ठी की प्रति देंगे। इस बीच खामखा अटकलबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। जो बुनियादी सिद्धांत हैं हमने बार बार आपके सामने रखे हैं। हम लेन देन की राजनीति में विश्वास नहीं करते, टिकड़म की राजनीति नहीं करते हैं और हमारे बुनियादी सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। योगेंद्र यादव ने मजीद कहा कि पार्टी जोड़ तोड़ की सियासत में यकीन नहीं रखती। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी की वजह से ही दूसरी जमातें भी खरीदो फरोख्त की सियासत से दूरी इख्तियार कर रही हैं।
आम आदमी पार्टी को दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 28 सीटें हासिल हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राजस्थान में राज लौट आया है। हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शानदार कामयाबी दिलाने वाली वसुंधरा राजे ने आज रियासत के 13वें वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लिया। ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। गुलाबी नगरी मानो नारंगी रंग में रंगी थी। राजस्थान असेंबली के अहाते में मुनक़िदा हल्फ बर्दारी तकरीब में बीजेपी के सीनियर लीडरों का जमघट था। गवर्नर मार्गरेट अलवा ने वसुंधरा राजे को ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, पार्टी सदर राजनाथ सिंह, पार्टी की वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला रमन सिंह, मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, पंजाब के वजीर आला प्रकाश सिंह बादल और राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत समेत बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली और मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। हलफ लेने के बाद वसुंधरा हरकत में आ गई हैं। हलफ बर्दारी तकरीब के फौरन बाद वो वजीर आला ऑफिस पहुंची। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत कई अहम ओहदेदारों के तबादले का फरमान जारी किया। चीफ सेक्रेटरी सीके मैथ्यू को राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का सीडीएम, जबकि डीजीपी हरीश मीना को महकमे जेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उमेंद्र भारद्वाज रियासत के नए डीजीपी होंगे, जबकि देही तरक्कियात के चीफ सेक्रेटरी सीएस राजन को चीफ सेक्रेटरी की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब तक नए चीफ सेक्रेटरी की तकर्री नहीं होती, सीएस राजन ये जिम्मेदारी अदा करेंगे। इसी तरह दीगर ओहदेदारों का भी रियासत में तबादला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली खातून वजीर आला हैं। 2003 में उन्होंने पहली बार वजारत आला के ओहदे का हलफ लिया था। वसुंधरा मरकजी वजीर भी रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे को एक कामयाब सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। वसुंधरा को सियासत विरासत में मिली है। वसुंधरा की वालिदा विजय राजे सिंधिया और बड़े भाई माधवराव सिंधिया भी सरगर्म सियासतदान थे। वसुंधरा ने 1985 में सरगर्म सियासत में दाखिला लिया और पहली बार राजस्थान असेंबली के लिए मुंतखब हुई। 1989 में वसुंधरा ने पहली बार लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। इस तरह 2003 तक वो लोकसभा के लिए मुंतखब होती रहीं। 2003 में राजस्थान में हुए असेंबली इंतखाबात में वसुंधरा ने बीजेपी की कामयाब क़यादत की और पार्टी को असेंबली में अक्सरियत दिलाई। 2003 में वसुंधरा ने राजस्थान की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेकर एक तारीख रकम की। 2008 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हुई, ताहम वसुंधरा राजे ने शिकस्त से सबक लिया और 5 वर्षों के दौरान पार्टी की बुनियादों को मजबूत बनाने का काम शुरू किया। 2013 में इसके नताइज भी सामने आए। 8 दिसंबर को आए नताइज में वसुंधरा की क़यादत में बीजेपी ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 199 सीटों में बीजेपी के 160 उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की। वसुंधरा राजे 1998 से 2003 तक वाजपेयी काबीना में मरकजी वजीर भी रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे का ताल्लुक मध्य प्रदेश की साबिका रियासत ग्वालियर के शाही खानदान से है। वसुंधरा 8 मार्च 1953 को विजयराजे सिंधिया और जिवाजीराव सिंधिया के घर मुंबई में पैदा हुई। वसुंधरा की इब्तिदाई तालीम तमिलनाडु के कोडाईकनाल में हुई। फिर उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। वसुंधरा की शादी धौलपुर के शाही खानदान के रुकन हेमंत सिंह से हुई। वसुंधरा के फर्जंद दुष्यंत सिंह भी लोकसभा रुकन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर राजस्थान के चूरू असेंबली में आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पुरअमन वोटिंग हुई। जराये के मुताबिक 78.55% वोटिंग हुई है। चूरू असेंबली हल्के से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। ख्याल रहे कि बीएसपी लीडर की नागहानी मौत की वजह से यहां असेंबली इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। रियासत के 33 अजला में 2 दिसंबर को वोटिंग हुई थी।
शिवराज सिंह चौहान कल ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। उन्हें आज पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी का मुत्तफ़क़ा तौर से लीडर चुन लिया गया है। वो तीसरी बार मध्य प्रदेश के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब जम्बूरी मैदान में होगी। इस तकरीब में पार्टी के कई सीनियर लीडर शिरकत करेंगे। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, कॉमेडी, म्यूजिक, क्रिकेट, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राज्यसभा में लोकपाल बिल का तरमीम शुदा मसवदा पेश किया गया, लेकिन इस पर बहस नहीं हो सकी। यूपीए की बाहर से तायद कर रही समाजवादी पार्टी ने ही ऐवान की कार्रवाई में रख न डाला। तेलुगु देशम पार्टी अरकान ने भी तेलंगाना के मामले पर ऐवान में हंगामा किया। उधर बीजेपी का कहना है कि अगर सेलेक्ट कमेटी की तरमीमात के साथ बिल को पेश किया जाता है तो वो इसे मंजूर कराने की कोशिश करेगी। बदउनवानी की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे लोकपाल बिल के तरमीम शुदा मुसव्वदे को राज्यसभा में पेश किया गया तो उस पर हंगामा बरपा हुआ। नतीजतन ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़ा और उस पर बहस नहीं हो सकी। वजीर मुमलिकत वी नारायणसामी ने लोकपाल और लोक आयुक्त बिल 2011 ऐवान में मुतारिफ करके इस पर जैसे ही बोलना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के अरकान नारेबाजी करते हुए वेल में चले आए और शोर शराबा किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसे मौजूदा शक्ल में बिल मंजूर नहीं, क्योंकि उसे अंदेशा है कि ये पुलिस राज की जानिब ले जाएगा। समाजवादी अरकान ये मुतालबा कर रहे थे कि बढ़ती महंगाई पर बहस कराई जाए, क्योंकि महंगाई से अवाम परेशान है। नरेश अग्रवाल का कहना है कि अगर हुकूमत बदउनवानी को मिटाने के लिए इतनी ही संजीदा है तो उसे पहले बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की तदबीरें करनी चाहिए। श्रीमान, महंगाई पे हमने 176 में भी नोटिस दी, 267 में भी नोटिस दी, दोनों नोटिस आपके पास पेंडिंग है। जबकि दोनों में दिया है कि पीठ उस पर डिसीजन ले लेगा जब नोटिस दी जाएगी, और डिसीजन के बाद पब्लिक अर्जेंट मैटर को इस सदन में डिस्कशन किया जाएगा और यहाँ का संदेश पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाएगा। हमारी दोनों नोटिस पेंडिंग है समाजवादी पार्टी की, हमने महंगाई पर दोनों चर्चा के लिए दी। इस दौरान तेलुगु देशम पार्टी के अरकान ने भी अलहदा तेलंगाना के मामले पर हंगामा आराई की। उधर बीजेपी सिलेक्ट कमेटी के जरिए की गई तरामीम के बाद इस बिल की हिमायत करने को रजामंद है। सरकार को ये भी बताया है कि अगर हंगामा चलता रहा तो हंगामे में भी अरुण जेटली अपनी बात रखेंगे और हम बिल को पास करेंगे। ऑब्लिगेशन टू रन द हाउस इन ऑर्डर इज प्राइमरली ऑफ द गवर्नमेंट। The entire country is watching that parties supporters of the government for the last 9.5 years are creating problems. Arun Jaitley on behalf of the BJP is going to speak. Even if there is a din, we have conveyed to the government and the chair that we would like the bill to be discussed. Arun Jaitley will make his point and we would like the Lokpal bill to be passed. रवां साल 1 जनवरी को हुकूमत ने मुतनाज़ लोकपाल बिल में कई तरमीमात किए थे। मरकजी काबीना ने राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के जरिए पेश की गई 16 में से 14 तरमीमात को मंजूरी दी थी। ख्याल रहे कि लोकसभा में इस बिल को मंजूरी मिल गई है, ताहम राज्यसभा में तरमीमात के साथ अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो फिर इसे लोकसभा की मंजूरी के लिए दोबारा भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का कहना है कि लोकपाल बिल को मंजूर कराने के लिए हुकूमत संजीदा है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि राज्यसभा में मंजूरी के बाद बिल को दोबारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। The government to
passed Lokpal bill, we have listed this in the first position in Rajya Sabha. Because this bill basically has to be taken up in Rajya Sabha first, and once it's passed by Rajya Sabha, it will come to Lok Sabha. So the Rajya Sabha has started discussion on this. The Business Advisory Committee had allocated 6 hours for discussion of this. So as soon as the discussion is over, the bill will be passed and will come to Lok Sabha, and we will pass it in Lok Sabha. लेकिन सर इस बिल्कुल पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की आज 12वीं बरसी है। बरसी के मौके पर आज पार्लियामेंट के अहाते में हमले के मकाम पर एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। नायब सदर हामिद अंसारी, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और कई मरकजी वज़रा ने शहीदों की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। 13 दिसंबर 2001 को 5 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट पर हमला किया था। दहशतगर्दों से मुकाबले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 18 अफराद जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी जवानों की कार्रवाई में 5 हमलावर हलाक हो गए थे। इस हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को कसूरवार करार दिया था। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दी गई। जेडीयू ने स्टिंग ऑपरेशन की जद में आए अपने अरकान पार्लियामान को वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी ने विश्व मोहन कुमार, भूदेव चौधरी और महेश्वर हजारी को शनिचर तक पार्टी चीफ शरद यादव के सामने अपना मौकफ वाज़ेह करने को कहा है। स्टिंग ऑपरेशन में इन तीनों लीडरों को एक फर्जी गैर मुल्की तेल कंपनी के लिए सिफारिशी मकतूब लिखने के एवज मुबैना तौर से पैसे का मुतालबा करते दिखाया गया है। समाजी रहनुमा अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। रालीगंज सिद्दी में अन्ना हजारे के स्टेज से साबिक फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह को खिताब के दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर गोपाल राय ने टोका। वीके सिंह और गोपाल राय के दरमियान लफ्जी झड़प हुई। दोनों लीडरों के दरमियान लफ्जी तकरार के बाद अन्ना हजारे ने मुदाखलत की। अन्ना हजारे ने गोपाल राय को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर उन्हें कुछ एतराज है तो जलसा गाह से बाहर जा सकते हैं। यादव जी आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। कोई नहीं, इनकी बात होने दो। आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना। लोग कह रहे कि उनका खत्म होने के बाद आप बात करना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे? अगर आपको हल्ला गुल्ला करने को उधर जाओ ना, गांव को बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। ये सिस्टम नहीं है। बीच में भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय का कहना है कि रिटायर्ड जनरल वीके सिंह अन्ना के स्टेज से नरेंद्र मोदी की तायीद कर रहे थे, जिस पर उन्होंने उन्हें टोका। गोपाल राय का कहना है कि अन्ना का स्टेज जन लोकपाल बिल के लिए है और वहां से जन लोकपाल पर ही बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब मंच पे आरोप प्रत्यारोप होने लगा तब मैंने इंटरप्ट किया। ये जन लोकपाल का है, जन लोकपाल में चर्चा करिए। और वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने अन्ना को छोड़ करके मोदी की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। टिकट के लिए मोदी का साथ देने वाले लोग आज वो फेस देते हैं तो दुख होता है। यहाँ पर केवल जन लोकपाल की बात होगी, कोई भी आए जन लोकपाल की बात करे। अन्ना देखिए हमारे बड़े हैं, वो कुछ भी करते हैं हमारे लिए उनका कहना फर्ज है, लेकिन मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक वो अनशन करेंगे मैं अनशन करता रहूंगा। वीके सिंह और गोपाल राय के दरमियान हुई तकरार पर बीजेपी ने चोट की है। बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि गोपाल राय ने गैर पार्लिमानी तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराया। गुप्ता ने कहा कि अन्ना की बरहमी से ये वाज़ेह हो गया कि वो आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है। जब वीके सिंह जी अपना वक्तव्य रख रहे थे तो जिस तरह की अभद्र भाषा का और अनपार्लियामेंट्री तरीके से एक जिसको कहते हैं कि अनुशासनहीनता का परिचय गोपाल राय ने वहां पर दिया, और जिस तरह से वहां वो बोले, उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया है किसी भी विषय पर। दूसरा, अन्ना जी द्वारा उनको डांट कर ये कहना कि आप गांव से बाहर चले जाइए, ये साफ जाहिर करता है कि राजनीति में सत्ता की भूख कितनी भड़क गई है इन लोगों की कि ये इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
अन्ना के साथ धोखा किया, ये आज बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई। दल बनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने की कोशिश की गई है, ये सब सामने आ गया है। और कुल मिलाकर के अलग तरह की राजनीति का दम भरने वाले लोग आज बेनकाब हुए हैं। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव के लिए आज का दिन बहुत राहत का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। हालांकि सीबीआई ने जमानत की मुखालफत की थी। वाज़ेह है कि रांची की एक मकामी अदालत लालू को 5 बरस की कैद की सजा सुना चुकी है। गुज़श्ता 2 माह से लालू जेल में है। यहाँ किया जाए और वो ट्रायल कोर्ट जो इसकी कंडीशन करते हैं वो कंडीशन के मुताबिक रिहा होंगे। फिर अभी मैं इसीलिए यहाँ लेट आया कि अभी मैंने मेंशन किया कि ऑर्डर की कॉपी हमको आज मिली जाए ताकि जल्दी से लालू जी रिलीज हो सके। हमारी जरूरत थी कि जो 5 साल की सेंटेंस है, 1 साल तो भुगत चुके हैं और अपील वहाँ 10-15 साल से पहले चलती नहीं है। और जब दूसरे सारे एक्यूज को मिल गए तो एक ही एक्यूज को क्यों नहीं देते? जिसको 5 साल है उसको भी मिल गया, 4 साल है उसको भी मिल गया। आज होना चाहिए, आज होना चाहिए। क्योंकि बेल ऐसी चीज है ना कि बेल में लोग रुकते नहीं है, जो कोई भी आए, क्योंकि आदमी का लिबर्टी इज इन्वॉल्व। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर में रिलीफ कैंपों में हो रही बच्चों की हलाकतों की जांच के लिए एक आला इख्तियारी कमेटी तश्कील दी है। हुकूमत ने कमेटी पैनल को 18 दिसंबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। उधर मुजफ्फरनगर फसाद की जांच कर रही एसआईटी को भी तहकीकात इस महीने की आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। फसाद मुतासरा मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों के अमवात पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त नोट लेने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार हुई है। उसने अमवात की जांच के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की कयादत मेरठ के कमिश्नर के सुपुर्द की गई है। इस कमेटी में मुजफ्फरनगर और शामली के मजिस्ट्रेट के अलावा चीफ मेडिकल अफसर भी शामिल हैं। रियासत के दाखिला सेक्रेटरी कमल सक्सेना ने मीडिया को बताया कि जांच कमेटी को रिपोर्ट 18 दिसंबर तक हुकूमत को सौंपने को कहा गया है। कमेटी रिलीफ कैंपों में बच्चों की हलाकतों की जांच के साथ साथ रिलीफ कैंपों और उनमें मुकीम अफराद की तादाद का भी पता लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमरात को रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का सख्त नोट लेते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को मौसर कदम उठाने की हिदायत दी थी। उधर यूपी हुकूमत ने एसआईटी से मुजफ्फरनगर फिरका वाराना फसादात की जांच इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर लेने को कहा है। एडिशनल डीजी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल के मुताबिक एसआईटी से मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में हुए फिरका वाराना फसादात की जांच इस माह के आखिर तक मुकम्मल कर लेने को कह दिया गया है। एडीजीपी मुकुल गोयल ने बताया है कि एसआईटी ने अपनी जांच तकरीबन मुकम्मल कर ली है। फसाद के सिलसिले में 250 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एफआईआर में मुलजिम बनाए गए 216 अफराद बेकसूर पाए गए हैं। एफआईआर में मुलजिम बनाए गए 425 अफराद फरार हैं। इनके खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं और इनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं। वाज़ेह है कि मुजफ्फरनगर फिरका वाराना फसाद में 65 अफराद हलाक हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अब दिल्ली दौड़ेगी, साथ जयपुर भी दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, साथ कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, पूर्वोत्तर के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत।